Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are continuing sequence to be precise. और इसके पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट सीक्वेंस का पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड दैट पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है। एंड अगर नहीं देखा है तो दिख रहा होगा लिंक, आई बटन पे क्लिक करोगे तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इन दैट फर्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट लाइक concept from sequence, like different types of sequence उसमें मैंने कवर किया, like for example convergent sequence, limit of a sequence, फिर divergent oscillating sequence, monotonic sequence, increasing decreasing वगैरह, everything I have covered in that particular lecture। तो अगर नहीं देखा है तो सजेशन तो यही है, पहले वो वाला देख लो and then you come back to this one so that वो continuation रहेगा। और उसमें मैंने बताया था कि in this particular lecture हम जो कवर करने वाले हैं that is, पहले तो हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनका स्टेटमेंट करेंगे एंड उनके साथ साथ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का जो प्रूफ्स है उन प्रूफ्स को भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस से जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा इन दिस लेक्चर ओनली, इसी में। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो एक्चुअल में इन थ्योरम्स का स्टेटमेंट ही है, राइट। तो इन स्टेटमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बच्चे लोग जो सीरीज़ के बारे में बता रहे थे, सीरीज़ से वैसे एक वन शॉट लेक्चर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लास्ट ईयर ही बना दिया था। उस पर्टिकुलर लेक्चर में सीरीज़ का जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट टेस्ट्स है उन एक पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो में विद टाइम स्टैम्प वहाँ पे सभी जो है मिल जाएगा, ऑल द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। लेकिन अगर और मतलब अलग से हर एक टेस्ट से लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए डेफिनेटली, तो एक कमेंट करना इस पर सो दैट मैं हर एक पर्टिकुलर टाइप से बना दूंगा, हर एक पर्टिकुलर टेस्ट से मैं जो है डिफरेंट अलग अलग छोटा छोटा करके लेक्चर्स बना दूंगा। अच्छा, तो इस पर्टिकुलर ये वीडियो थोड़ा सा मे बी, पता नहीं, अभी मैं मतलब स्टार्ट ही कर रहा हूँ, तो मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। नॉट ओनली दैट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सीक्वेंस है जो जनरली आता है पेपर में, उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो और मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा सो दैट बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। सो देखना, एंड तक देखना, ताकि ये सीक्वेंस का जो पोर्शन है वो दो वीडियो में कवर हो जाए, पार्ट 1 जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है और इस पार्ट 2 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज दिस वन। ओके, सो द फर्स्ट जो थ्योरम है, एज यू कैन सी द स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। मतलब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, वो अगर कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेटली वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी दैट लेटर ऑल्सो। लेकिन पहले इसका जो है प्रूफ कर लेते हैं। ओके, सो इसको प्रूफ देखो, थ्योरम्स का जो प्रूफ्स होता है ना वो बिल्कुल जनरल तरीके से किया जाता है। वी कैन नॉट प्रूव एनी पर्टिकुलर थ्योरम बाय टेकिंग पर्टिकुलर एग्जांपल्स। जैसे कोई सीक्वेंस का एग्जांपल ले लिया एंड उसको हम लोगों ने दिखा दिया कि वो कन्वर्जेंट एक सीक्वेंस ले लिया और उसको बाउंडेड दिखा देने से वो थ्योरम प्रूव नहीं होता है, हमें जनरली करके दिखाना होता है। तो जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है आप लोगों को। ओके, सो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग अ सीक्वेंस। सो विल कंसीडर xn, मतलब बाय टेकिंग अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना है, हमें प्रूव करना है कि वो बाउंडेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग कि लेट लिखना मैं भूल गया था, लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हो गया, फुल स्टॉप। and it converges to कन्वर्जेंट सीक्वेंस, मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई लिमिटिंग रियल वैल्यू पे, नॉन जीरो भी हो सकता है, कोई ना कोई रियल वैल्यू पे ये डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। सो कन्वर्जेस टू से लेट अस सपोज एल, स्मॉल एल पे ये कन्वर्ज कर रहा है, ये मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। इंक थोड़ा सा चेंज कर लूँ, सही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट देन उसके बाद देन पहले मैं पूरा करा देता हूँ एंड बीच बीच में जहाँ पे भी जो भी चाहिए होगा मैं बता दूंगा। देन फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1, और अब अगर याद है तो कि आई होप ये याद है, इसीलिए मैं बता रहा था कि फर्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर याद है तो हम लोगों ने वहाँ पे लिमिट ऑफ सीक्वेंस का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था एंड उसमें ये एप्सिलॉन का वहाँ पे जिक्र था एंड बताया था कि एप्सिलॉन इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी
वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दैट वी टेक, मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, जब जो वैल्यू लेना सही रहता है एप्सिलॉन का हम लोग वही लेते हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 मैंने यहाँ पे ले लिया एंड फॉर एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 देयर एग्जिस्ट, मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ देयर एग्जिस्ट का, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के, स्मॉल के ले रहा हूँ, such that modulus of xn minus l is less than equals to epsilon। सर ये कैसे लिखा? दिस आई एम राइटिंग, अब जिन्हें पता है, अच्छा एप्सिलॉन वैसे 1 है तो मैं काम करता हूँ एप्सिलॉन की जगह पे डायरेक्टली 1 लिखता हूँ। अब जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है तो उन्हें पता ही होगा, ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा है, दिस इज आई एम राइटिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि कंटिन्यूएशन मैंडेटरी है, ठीक है। अब मैं इसी को लेके मैं फर्दर कैलकुलेशन जो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, सो देयरफॉर मैं एक बार फिर से उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस एल लेस देन 1, ठीक है। अब इसे अगर मॉड्यूलस को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि -1 लेस देन xn माइनस एल लेस देन 1, और ये कैसे हो रहा है, मतलब सिंपल मॉड्यूलस को मतलब डिफाइन कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मॉड्यूलस फंक्शन को अगर मॉड्यूलस हटाया जाता है तो कुछ इस तरीके से एक इनइक्वालिटी बनता है, एंड दैट आई हैव ऑलरेडी शोड इन द लास्ट पार्ट, मतलब सीक्वेंस का जो फर्स्ट पार्ट था उसी में, राइट। दिस आई कैन राइट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, for all n greater than equals to k, this I can write from the definition of, फिर से बता रहा हूँ, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। l ऐड कर दिया, अब मैंने ऐड कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। l ऐड कर देने से ये जो इनइक्वालिटी है दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में लेट एक कैपिटल M मैं लेता हूं कि कैपिटल M इक्वल्स टू, एक कैपिटल M मैं लेता हूं कि मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 अप टू x k माइनस 1, एंड एक और टर्म मैं लेता हूं दैट इज l प्लस 1, ठीक है। मैं इसको बताता हूं इसका मतलब क्या है, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। सो देयरफॉर xn is less than equals to m for all n belongs to n, and also let small m equals to, कैपिटल m हम लोगों ने ले लिया मैक्सिमम, एंड स्मॉल m हम लोग ले रहे हैं मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ x1 x2 x3 अप टू xk minus 1 and l minus 1। अच्छा, so therefore we can write small m is less than equals to xn for all n belongs to capital N। so इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, that is, तो सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि जब n का वैल्यू k से ज्यादा है, मतलब फॉर ऑल xn मतलब x1 x2 x3 इनके बारे में बता रहा हूँ, तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है तो xn का वैल्यू, मतलब जो टर्म्स है उस सीक्वेंस के, वो l-1 से ग्रेटर होगा एंड l+1 से कम होगा। ये तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है इन दैट पर्टिकुलर लाइन, राइट। अब अगर तो मतलब इनको छोड़ के, मतलब पॉइंट ये है कि x1 x2 x3 अप टू xk-1 एंड l+1, इनमें से एक मैं मैक्सिमम कंसिडर कर रहा हूं दैट इज प्लस m, सो दैट मैं ये बता सकूं कि xn मतलब सीक्वेंस का जो एलिमेंट्स है उनका वैल्यू वो कैपिटल M से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ n मतलब स्मॉल n कुछ भी हो, मतलब वट एवर एलिमेंट आई पिक फ्रॉम द सीक्वेंस, उस सीक्वेंस का मैं कोई भी एलिमेंट पिक करूं वो कैपिटल M से कम ही होगा, उसका वैल्यू कैपिटल M से कम ही होगा। देखो इसलिए मैं बता रहा हूं कि लास्ट पार्ट देखना जरूरी था, क्योंकि वहां पे कैपिटल M एंड स्मॉल m क्या चीज है वो मैंने वहां पे बताया था, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, राइट। तो यहाँ पे वही है और कुछ नहीं, एक अपर लिमिट कैपिटल M, एक लोअर लिमिट स्मॉल m मैं बना रहा हूँ, सो दैट हम लोग का टारगेट था सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूव करना, सो दैट वी कैन प्रूव कि द सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो मतलब अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को अभी कंबाइन कर दूं, कौन सा दोनों रिजल्ट, सर ये वाला रिजल्ट एंड ये वाला रिजल्ट, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, सो आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस, मतलब अगर चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2, इसको 1 दे दिया और इसको 2 दे दिया, तो हियर वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, दैट इज स्मॉल m ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn, स्मॉल m लेस देन इक्वल्स टू xn लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल M, बस और कुछ नहीं। तो ये इससे हमें क्या मतलब जस्टिफाई हो रहा है कि n का वैल्यू कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, मतलब सीक्वेंस का कोई भी टर्म हो, वो हमेशा स्मॉल m से ग्रेटर होगा एंड कैपिटल M से कम होगा। मतलब ये देखो दोनों साइड में दोनों दो बाउंड्री बन चुका है, तो इसी के अंदर रहेगा, दैट मीन्स ये सीक्वेंस जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। सो इट प्रूव्स दैट, मैं हट जाता हूँ क्योंकि ये जगह थोड़ा सा चाहिए होगा। सो देयरफॉर, और दिस प्रूव्स दैट the sequence xn is a bounded sequence, is a bounded sequence। देखो मतलब कुछ प्रूफ्स कुछ ऐसा होता है कि कोई एक आधी स्टेप्स हमें थोड़ा सा याद रखना होता है, मतलब बस ऐसा ही है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब ये प्रूफ्स थोड़ा सा लग सकता है वैसा। देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरा लाइक ड्यूटी है ये करवाना, एंड डेफिनेटली उसी के लिए आई एम डूइंग इट। अदरवाइज इफ़ यू वांट यू जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट नोट डाउन कर लो, एंड उसके बाद यू कैन डायरेक्टली गो टू द प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला पार्ट, क्योंकि मैं वो टाइम स्टैम्प ऑलरेडी मतलब मिल जाएगा, तो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग यू कैन डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन वाला पार्ट, ठीक है। वैसे ये तो चाय और मैथ्स वाला है नहीं, मतलब सीरीज़, और एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, जिनको पता है उन्हें पता है, रोज़ सुबह को आई डू दैट। सो इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली जॉइन इट, जॉइन द लाइव प्रैक्टिस सेशन, ओके। एनीवे, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है कि लेट xn एंड yn बी टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ R कन्वर्जेस टू L एंड N रिस्पेक्टिवली। मतलब दो सीक्वेंस यहाँ पे दो सीक्वेंस लिया गया है, एक है xn दूसरा है yn, दोनों ही कन्वर्जेंट है। xn कन्वर्ज कर रहा है L पे स्मॉल l, एंड yn कन्वर्ज कर रहा है M पे स्मॉल m। बहुत बढ़िया। तो रिजल्ट क्या है कि रिजल्ट ये है कि xn प्लस yn, मतलब दोनों सीक्वेंस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बनेगा, एंड वो कन्वर्ज करेगा L प्लस M पे। मतलब वही xn जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था L एंड yn जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा था M, उन दोनों का ऐड करने से जो हमें नंबर मिलेगा L प्लस M, उसी पे कन्वर्ज करेगा इन दोनों सीक्वेंस का सम। तो ये प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, दैट इज ये जो लास्ट वाला थ्योरम था इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, लेकिन ठीक है। कन्वर्स स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे बोला गया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका उल्टा मतलब एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट हो। और ये आता है, ये मतलब इसका जो कन्वर्स है ये ट्रू नहीं होता है, ये कभी कभी ये पूछा भी जाता है। तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल देके इसको जस्टिफाई करना होता है। सो यू कैन कंसिडर फॉर दैट केस, मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे the converse is not true, converse is not true, और इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एग्जांपल के तौर पे एक सीक्वेंस लेना होगा। सो लेट xn बी अ सीक्वेंस, ठीक है, लेट xn बी अ सीक्वेंस वेयर xn इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, चलो -1 होल टू द पावर n लेते हैं। और ये सीक्वेंस को हम लोगों ने बहुत प्यार से डिस्कस किया इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस का जो लेक्चर है उसमें, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है, जो ने वो लेक्चर देखा उनको पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये असल में एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो जाता है। मतलब इसका अपर बाउंड तो होता है, सर इसका अपर बाउंड तो है, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। इसका अपर बाउंड होता है +1, लोअर बाउंड भी होता है -1, लेकिन फिर भी ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये नहीं है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और ये एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होता है। सो डेफिनेटली ये मतलब ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, एंड उसको जस्टिफाई करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एन एग्जांपल लाइक दिस।
ओके सो इसको प्रूव करने का टेक्निक भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, दैट इज़ हमें मतलब प्रूफ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वही बाय कंसिडरिंग कि ये दोनों सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। सो अगर कन्वर्जेंट है तो मैं लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ फर्स्ट लाइन जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, जैसा कि वहाँ पर भी हम लोगों ने लिखा था, राइट। लेस देन इक्वल्स टू लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू k1 एंड yn के लिए मैं ले रहा हूँ xn mod of yn minus m that is less than epsilon by 2 for all n greater than equals to k2। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया वो अगर समझ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करना है ताकि एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ऐड होके हमें एप्सिलॉन मिल जाए। और अगर चाहो तो इसके ऊपर यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि क्योंकि एज दोनों सीक्वेंस xn एंड yn दोनों कन्वर्जेंट है, आर कन्वर्जेंट एंड converges to L and M respectively, so for arbitrary epsilon greater than 0 there exist positive integers k1 and k2 such that ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने लिखा है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं k को क्या लेता हूँ कि मैं लेता हूँ कि इन दोनों का मैक्सिमम, ठीक है। ये टेक्निक्स थोड़ा सा याद रखना होता है, ये स्टेप्स थोड़ा सा याद रखना होता है। तो k मैंने ले लिया मैक्सिमम ऑफ दिस k1 एंड k2, मैक्सिमम ऑफ दिस k1 एंड k2। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि xn minus l modulus of this less than epsilon by 2 for all n greater than equals to k, and similarly yn minus m less than epsilon by 2 for all n greater than equals to k। तो मैंने क्या किया, k मैंने ले लिया जो कि मैक्सिमम है k1 एंड k2 के। तो इससे क्या होगा कि दोनों अलग अलग और कंसिडर करना ज़रूरी नहीं रहेगा। k जो है वो k1 k2 दोनों से ज़्यादा है, दोनों का मैक्सिमम है, ज़्यादा नहीं, दोनों का मैक्सिमम है। तो ऑटोमेटिकली जो n k1 से ग्रेटर है वो k से ग्रेटर तो डेफिनेटली होगा, ताकि मैं k1 k2 ना लिख के दोनों को एक नंबर पे मैं मतलब एक एलिमेंट से या फिर एक टर्म से मैं लिख सकूं, दैट इज k। इसलिए मैंने यहाँ पे k को कंसिडर कर लिया है। अब मैं इसको नंबर 3 दे देता हूँ और इसको 4, ताकि मैं अभी इन दोनों को ऐड करूँगा, 3 एंड 4 मैं ऐड करूँगा। सो नाउ अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो अगर मैं दोनों को, अच्छा ठीक है, काम करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ था, पहले इसको लिख लेते हैं कि नाउ अब मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मॉडुलस ऑफ xn प्लस yn माइनस l प्लस n। देखो मेरा टारगेट यही था मेनली, ठीक है, मतलब मेरा टारगेट क्या है, मुझे दिखाना है कि xn प्लस yn ये जो सीक्वेंस है ये l प्लस m पे कन्वर्ज करे। और ये मैं कब बता सकता हूँ, अगर मैं ये प्रूफ कर सकूँ कि मॉडुलस ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, अगर मैं ये दिखा सकूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, अगर मैं ये दिखा सकूँ देन आई कैन से डेफिनेटली कि ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, l प्लस n पे। तो यही मेरा टारगेट है, किसी भी तरीके से मुझे ये दिखाना पड़ेगा, एंड येस वी आर गोइंग टू डू दैट। सो विच इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ कि xn माइनस l, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ, प्लस yn माइनस m ब्रैकेट में रखता हूँ, दिस लेस देन इक्वल्स टू। अब मैं लिख सकता हूँ कि अच्छा अब मैं इस मॉडुलस को मैं ब्रेक करूंगा फ्रॉम दिस प्लस साइन, तो मैं लिख सकता हूँ कि मतलब क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, इफ़ यू रिमेंबर, मतलब प्रॉपर्टी क्या है मैं बता देता हूँ। सपोज है मॉडुलस ऑफ दिस, तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया और कुछ नहीं। सो दिस मॉडुलस ऑफ yn माइनस m। अच्छा अब देखो, अब ऑलरेडी मेरे पास ये दोनों रिजल्ट है फ्रॉम 3 एंड 4, ये रिजल्ट मेरे पास है, दैट इज दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये वाला भी ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। ये मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, फॉर ऑल विच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन
फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, और मैं ये लिख रहा हूँ फ्रॉम 3 and 4, अगर चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे सकते हो फ्रॉम 3 and 4। सो देयरफॉर मेरे पास क्या आ रहा है रिजल्ट, सो देयरफॉर कुल मिला के मेरे पास वही रिजल्ट आ रहा है जो मेरा टारगेट था, दैट इज xn प्लस yn इज लेस देन मतलब माइनस एल प्लस एम mod is less than epsilon for all n greater than equals to k। this proves that जो हम लोग का टारगेट था कि कन्वर्जेंट है, this proves that the sequence xn plus yn is convergent and converges to कौन सा सर, l plus m, converges to l plus m, इसी पे कन्वर्ज करता है, converges to l plus m, that's it, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया ये वाला, इसका रिजल्ट भी याद रखना, एंड प्रूफ तो मैंने बता दिया कि कैसे करना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। अच्छा, अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, एंड रिजल्ट भी हम लोग यूज़ करेंगे टू सॉल्व क्वेश्चन, इसका भी प्रूफ करेंगे ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से, एंड वही स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसका सेम टेक्निक से हम लोग स्टार्ट करना होता है हमें, ये जो प्रूव्स होता है बाय कंसिडरिंग ए सीक्वेंस xn। सो क्वेश्चन में गिवन है कि सीक्वेंस xn जो है ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, स्मॉल l पे, तो हम लिखेंगे कि एज xn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू l एंड कन्वर्जेस टू l। सो वैसे फिर से सेम फॉर आर्बिट्ररी epsilon greater than 0, for arbitrary epsilon greater than 0 there exists a positive integer k, there exists a positive integer k such that वही सेम कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। मैं देखो बार बार यही रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यही रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो उसी से ही बार बार मैं सभी प्रूफ्स जो है डेफिनेटली उसी रिजल्ट से हो जाता है। अच्छा, नाउ अब देखो हम लोग का टारगेट क्या है, टारगेट है ना, मकसद क्लियर होना चाहिए। तो मकसद क्या है, हम लोग को कुछ इस तरीके से प्रूव करके दिखाना है कि दिस माइनस दिस, ठीक है, इसका मॉड शुड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर देन के। अगर मैं ये बता सकूं, मतलब ये प्रूव कर सकूं, देन द प्रूफ विल बी डन। सो दिस इज आवर टारगेट, वी हैव टू शो दिस। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दिया यहाँ पे। सो अब उसी के लिए तैयारी है, उसी के लिए प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं लिखूंगा जो लेफ्ट हैंड साइड में है। सो ये मैंने लिख दिया, राइट। अच्छा, अब देखो अगर मैं मॉडुलस को हटा दूँ तो वही सेम टेक्निक से जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट में दिखाया था, लास्ट स्लाइड में, लास्ट प्रूफ के लिए जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी दिखाया था, उसको ही अगर मैं यूज़ करूँ, दैट इज़ अगर मैं इन दोनों मॉडुलस को हटा दूँ, इसका L का और xn का मॉडुलस, इसको मैं हटा दूं, तो यहाँ पे एक लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा, एंड दिस विल बिकम दिस, सो एंड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि ऑलरेडी ये रिजल्ट मेरे पास है फॉर ऑल ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो ऑटोमेटिकली जो हमें चाहिए था वो मिल गया, विच इम्प्लाइज दैट, मतलब बीच में से अब ये वाला पोर्शन को मिटा दो, बीच में से ये वाला पोर्शन को अगर मतलब मिटाना नहीं है, सिर्फ मन अगर इसको कैंसिल कर दो तो देखो जो टारगेट था वो टारगेट हमें मिल चुका है, राइट। सो हम लोग लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ xn माइनस मॉड ऑफ l दिस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन greater than equals to k, this shows that the sequence xn, or rather mod of xn is convergent and converges to मॉडुलस ऑफ L, दैट्स इट, प्रूव। ठीक है, इसका भी रिजल्ट याद रखना, प्यारा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेफिनेटली यूज होता है, सो इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में। अब ये दोनों थ्योरम ऑलमोस्ट सेम तरीके का ही है, मैं एक करा दूंगा, दूसरा तुम लोग कर लोगे आराम से। सो थ्योरम क्या है ये, और नॉट ओनली दैट, ये रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ।
मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ, समझना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन ईजी है, कुछ नहीं है। सो लेट एक्सन बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है, जो कि बाउंडेड अबव है, मतलब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड अबव है, तो वो डेफिनेटली कन्वर्जेंट होगा। और कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, उसका जो अपर बाउंड है वो उसी एग्जैक्ट उसी नंबर पे उसी रियल वैल्यू पे वो जो है कन्वर्ज करेगा वो सीक्वेंस। तो ये है इसका स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ मैं करा देता हूँ और डायग्राम से भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। सो लेट एक्सन बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो स्टेटमेंट में गिवन है वही मैं ले रहा हूँ कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो एक्सन बी अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बहुत बढ़िया, एंड बाउंडेड अबव, एंड बाउंडेड अबव, एंड बाउंडेड अबव, जो क्वेश्चन में गिवन था सिर्फ मैंने उसी को लिखा है और कुछ नहीं। और अगर ऐसा है तो मैं दो पॉइंट को मैं कंसीडर कर सकता हूँ। क्या दोनों पॉइंट? पॉइंट नंबर वन, इसका मतलब एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, मतलब जो सीक्वेंस का जो एलिमेंट्स है एक्सन जो है, दैट एक्सन शुड बी लेस देन सम एम, लेस देन इक्वल्स टू सम एम, ठीक है, जहाँ पे एम इज द अपर बाउंड, ठीक है, एंड अच्छा बाउंडेड अबव, एंड लेट एम इज द लीस्ट अपर बाउंड, एम इज द लीस्ट अपर बाउंड, डायग्राम में भी दिख रहा होगा। सो एक्सन इज लेस देन इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब सीक्वेंस का सभी एलिमेंट ये m से इक्वल हो सकता है या फिर m से कम होगा, m को एक्सीड कभी नहीं करेगा। तो देखो एलिमेंट्स जो है, मतलब मान लो दिस इज योर x1, दिस इज x2, x3 एंड सो ऑन, ये करते करते m तक जा रहा है और m पे ही जाके मर्ज कर रहा है, राइट, m को एक्सीड नहीं करेगा, m के ऊपर नहीं जाएगा वैल्यूज, ठीक है। और एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज फॉर एनी arbitrary epsilon greater than 0, there exists a positive integer k, such that xk is greater than m minus epsilon। अब इसका लॉजिक क्या हुआ कि देखो m से अगर m माइनस एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मान लो एप्सिलॉन का वैल्यू 1 है, तो अगर मैं m से एप्सिलॉन को माइनस करूंगा तो डेफिनेटली जो ये अपर लिमिट था, जो कि पहले थोड़ा सा ऊपर था, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, छत जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। तो मुझे इस सीक्वेंस का कोई एलिमेंट्स मिलेगा, मान लो ये है x8, यह है x9, यह है x10, जो कि m माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, लेकिन m को क्रॉस नहीं करेगा, देखो m के ऊपर नहीं जाएगा, m का ये जो बाउंड्री है इसको क्रॉस नहीं करेगा, m माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा होगा लेकिन m से कम होगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा सही रहेगा अगर इसका ऐसे, हाँ, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो डॉट्स जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न में ही दिखना चाहिए, हाँ, कुछ इस तरीके से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, सो सिंस xn is a monotonic increasing sequence, since xn is a monotonic increasing sequence, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m minus epsilon is less than xk, ये सिर्फ मैंने इसी पॉइंट से इसको मैंने लिखा है और कुछ नहीं, सिर्फ इस पॉइंट को मैंने वहां पे लिखा है, उल्टा करके लिखा है, राइट हैंड साइड से लिखा है, लेस देन इक्वल्स टू, ये k है वैसे, हाँ, लेस देन इक्वल्स टू x k प्लस 1, लेस देन इक्वल्स टू x k प्लस 2, लेस देन इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, लेस देन इक्वल्स टू m। अब इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक यह है कि क्योंकि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म जो है, सपोज k का वैल्यू 8 है, तो x9 जो है 8 प्लस 1 9, तो x8 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। x10 जो है
तो वो x9 से ज़्यादा या फिर इक्वल या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लेकिन ऐसा करते करते m से सब कुछ कम ही होगा, क्योंकि m इज द अपर बाउंड, m को कभी क्रॉस नहीं करेगा कोई भी एलिमेंट, तो एंड में m ही रहेगा कुछ इस तरीके से। अच्छा नेक्स्ट लाइन में क्या हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूं, which implies that m minus epsilon less than xk less than equals to xk plus 1 less than equals to xk plus 2 less than equals to dot 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 less than equals to m less than m plus epsilon। ठीक है, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि जो हम लोग का टारगेट है, दैट इज लिमिट एग्जिस्ट करता है ये दिखाना, उसके लिए ये ज़रूरी है। और लॉजिक भी यही कहता है कि अगर ये सीक्वेंस का सभी टर्म्स m से कम है तो डेफिनेटली m प्लस एप्सिलॉन, जो कि ऑब्वियसली m के ऊपर होगा, m प्लस एप्सिलॉन किसी इस जगह पे होगा, तो ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट्स है वो m प्लस एप्सिलॉन से कम ही होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि m प्लस एप्सिलॉन इटसेल्फ m से ग्रेटर क्वांटिटी है। और ये मैं किस लिए लिख रहा हूं, ताकि मैं क्या करूंगा, बीच में से इन सभी टर्म्स को मैं गायब कर दूंगा। मुझे इन सब टर्म्स नहीं चाहिए, सिर्फ ये m माइनस एप्सिलॉन चाहिए, m प्लस एप्सिलॉन चाहिए और बीच में एक xn चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि विच इंप्लाइज दैट m माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। और ये सभी n के लिए नहीं है, सिर्फ उन n के लिए है जो कि k से ग्रेटर है, और ओनली दोज n, मतलब ये इस m माइनस एप्सिलॉन के ऊपर जो एलिमेंट्स है सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए। सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, फॉर ऑल n ग्रेटर देन k और ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। अच्छा हो गया, तो व्हिच इंप्लाइज दैट, अब इसको उसी मॉड्यूलस फॉर्म में लिख सकते हैं कि xn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। सर यही तो है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन। और हम लोगों का जो डेफिनेशन था यहाँ पे स्मॉल l होता था, और हम लोग ये बोलते थे कि जो देयरफॉर ये सीक्वेंस जो है वो l पे कन्वर्ज हो रहा है, स्मॉल l पे कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है, मतलब ये वाला बॉक्स वाला रिजल्ट अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ क्या सर, कि देयरफॉर और दिस प्रूव्स that the sequence xn is convergent and converges to the upper limit, converges to the to capital M, converges to capital M, which is the upper limit of the sequence, which is the upper limit of the सीक्वेंस, विच इज द अपर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। बिल्कुल सेम तरीके से ये वाला थ्योरम होगा, इसमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डायग्राम जो है उल्टा बनेगा कुछ इस तरीके से। मान लो ये तुम लोग का है, सपोज दिस इज स्मॉल m, राइट, तो एलिमेंट्स जो है वो कम होते होते, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो कम होते होते स्मॉल m पे आके मार्च करेगा। और यहाँ पे दो चीज़ कंसिडर करना है, एक m माइनस m प्लस एप्सिलॉन होगा ये वाला, एंड दूसरा एक m माइनस एप्सिलॉन। तो वही सेम तरीके से कर सकते हो और ये प्रूव जो है ये हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये प्रूव्स भी इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर है, एंड आई थिंक दिस इज, हाँ बिल्कुल। अब नाउ वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंस। अच्छा, so in this question we have to show that the sequence xn is monotonically increasing sequence, और xn डिफाइंड कैसे है, n by n plus 1। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो उसके आगे वाले टर्म से, पिछले वाले टर्म से ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज होते हुए जा रहा है। एक मतलब टर्म्स जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उनका वैल्यूज़ भी आगे मतलब ज़्यादा इंक्रीजिंग होता हुआ जा रहा है। दैट वी हैव टू शो हियर। फॉर एग्जांपल सपोज xn प्लस 1 xn से ग्रेटर है, अगर हम लोग ये दिखा पाए, देन वी कैन कंक्लूड कि द सीक्वेंस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो लेट अस सॉल्व इट बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट, लेट अस सॉल्व इट। सो उसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, लेट अस कम टू द सॉल्यूशन।
सो हमें इसको लिखना है कुछ इस तरीके से कि गिवन दैट, और सिर्फ गिवन लिखना सही रहेगा, गिवन xn इक्वल्स टू n बाई n प्लस वन वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब बेसिकली फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर के लिए हो रहा है। सो व्हाट विल बी xn प्लस वन, अगर xn ये है तो xn प्लस वन क्या होगा, समझना, लॉजिक समझना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है कि अगर xn है n बाई n प्लस वन तो xn प्लस वन क्या होगा, मतलब अगर n के जगह पे n प्लस वन हो रहा है इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए, दैट इज यहाँ पे n के जगह पे n प्लस वन होना चाहिए, एंड नीचे भी डिनोमिनेटर में इस n के जगह पे n प्लस वन होना चाहिए, और ये प्लस वन तो पहले से ही था तो ये प्लस वन हो गया। तो इसका मतलब देयरफॉर xn प्लस वन हो क्या रहा है कैलकुलेशन से, दैट इज xn दैट इज n प्लस वन बाई n प्लस टू, n प्लस वन प्लस n प्लस टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब हम लोग का टारगेट क्या है, देखो 2 पॉइंट याद रखना, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन इससे ही हो जाता है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना होता है कि xn प्लस वन माइनस xn ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इससे हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है, क्योंकि इससे हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा कि x प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn। इसका मतलब आगे वाला टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म उसके पिछले टर्म से ज़्यादा है, ग्रेटर है, इसका मतलब वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जाएगा, सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस डन है। दूसरा एक और टेक्निक भी चलता है, दैट इज डिवीजन वाला, दैट इज अगर हम लोग ये भी दिखा सके कि xn प्लस वन डिवाइडेड बाई xn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इससे भी ये साबित हो जाता है कि अगर इस xn को मैं इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा xn प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। सो इसका मतलब इससे भी प्रूफ हो जाएगा, इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। टर्म्स जो है मतलब आगे, मतलब नेक्स्ट टर्म उसके पिछले वाले टर्म से ग्रेटर है, ज़्यादा है और बढ़ते हुए जा रहा है, दैट मीन्स एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। तो हम यहाँ पे, और मतलब ज़्यादातर केस में ये वाला फर्स्ट वाला टेक्निक ही चलता है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है तो उसमें हम लोग ये सेकंड वाला यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम लोग ये फर्स्ट वाला टेक्निक से ही करेंगे। सो नाउ व्हाट विल कैलकुलेट, दैट इज x प्लस वन माइनस एक्सएन इज इक्वल्स टू, तो क्या आ जाएगा n प्लस वन बाई एन प्लस टू माइनस एक्सएन क्या है सर, एक्सएन इज n बाई एन प्लस वन, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं। अब इसको थोड़ा सा एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम लेने से क्या मिल जाएगा, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन, तो ऊपर में क्या हो रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस n इंटू एन प्लस टू, सिंपल एलसीएम लिया और कुछ नहीं, बिल्कुल बचपन वाला है और कुछ नहीं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे ये रहेगा n प्लस टू इंटू एन प्लस वन ही रहेगा। ऊपर का देख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करूंगा फर्स्ट पार्ट तो मुझे मिल जाएगा दिस, और सेकेंड पार्ट में अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सर यहाँ पे 2n कैंसिल आउट हो रहा है, n स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो मिल क्या रहा है सर, सिर्फ 1 बाई n प्लस टू इंटू एन प्लस वन, ये हमें मिल रहा है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अब n क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे तुम कोई भी नेचुरल नंबर इमेजिन करो, इस n के जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर इमेजिन करो, ये जो चीज़ हमें यहाँ पे मिला है इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव मिलने का कोई चांस ही नहीं है। बस इतना मुझे कंफर्म करना था कि ये टर्म नेगेटिव ना हो, तो ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, वट एवर वैल्यू ऑफ n यू पुट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी वैल्यू पुट करो n का, यहाँ पे टर्म जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गेटिंग, दैट इज xn प्लस वन माइनस xn इज ग्रेटर देन 0 और xn प्लस वन इज ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट जो है ये होल्ड करेगा। सो विच प्रूव्स दैट द सीक्वेंस xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। शॉर्ट में लिख दे MI, मुंबई इंडियंस नहीं है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और कुछ नहीं, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल ठीक है। चलो, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग। xn गिवन है, जल्दी से यहाँ से हम लोग xn प्लस वन बना लेंगे। क्या होगा सर, इस n की जगह पे n प्लस वन आ जाएगा, नीचे n की जगह पे n प्लस वन आ जाएगा। सो सर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम n बाई n प्लस टू। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, n बाई n प्लस टू बन जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, वही सेम टेक्निक फॉलो करेंगे, दोनों टेक्निक से कर सकते हो, दूसरा जो टेक्निक है उससे भी कर सकते हो, जो ठीक लगे, डू नॉट वरी, दोनों से ही सेम रिजल्ट आएगा। सो दिस माइनस n माइनस वन इंटू एन प्लस वन, फिर से एलसीएम करना है, एलसीएम करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा,
सो एलसीएम अगर ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा सर एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस एन प्लस 2, कुछ इस तरीके से आएगा शायद। तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और क्या बचेगा यहाँ से। सो अच्छा ये प्लस एन होगा राइट, हाँ ये प्लस एन होगा, माइनस इन टू माइनस राइट। सो ये और ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है सर 2 बाई एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1। वही सेम लॉजिक, इनका वैल्यू कुछ भी हो, इनका वैल्यू कुछ भी हो, मतलब कोई भी रियल नंबर हो, इनका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सो देयरफॉर एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स एन for all n belongs to n. This proves that the sequence xn is a monotonically increasing sequence, is a monotonically increasing sequence. That's it. बिल्कुल प्यार से आराम से टाइम लेके प्रूव होगा, कोई दिक्कत नहीं। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, और मैं दिखा देता हूँ एक बार एंड में जाके हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी करेंगे। सो डू नॉट वरी। ओके सो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को देख लो क्या है। शो दैट द सीक्वेंस एक्सन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये भी हमें दिखाना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो इसको करने के लिए टेक्निक क्या रहता है, देखो यहाँ पे इसको मतलब ये जो सीक्वेंस, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि फर्स्ट टर्म मेंशन्ड है और उसके बाद पैटर्न भी गिवन है, लेकिन एक्सएन मतलब सीक्वेंस का पैटर्न कुछ इस तरीके से गिवन है कि डायरेक्टली जो एक्सएन प्लस 1 का जो रिलेशन बनेगा एक्सएन के साथ, उस रिलेशन का फॉर्मेट गिवन है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन गिवन होता है, क्योंकि सीक्वेंस में इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें दिख जाता है, तो उनको सॉल्व करने का जो टेक्निक रहता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सो गिवन जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेता है। x1 का वैल्यू गिवन है √6, बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स एन, ये भी गिवन है, बहुत बढ़िया। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा तो सर x2 क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। x2 क्या बनेगा सर, x2 कैसे मिलेगा सर हमें, बहुत इजी। ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, यहाँ पे मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा। कहाँ पे, इन दिस रिलेशन, इस रिलेशन में। जैसे ही पुट करूंगा मुझे x2 मिल जाएगा। तो अगर n इक्वल्स टू 1 मैं पुट कर रहा हूं इस रिलेशन में यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड में भी n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब ये x1 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। x2 क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x1, इसी रिलेशन से बन रहा है ना, इसी रिलेशन से बन रहा है। अब क्या है, देखो x1 का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो ये बन जाएगा 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 6 एंड क्लियरली इसका जो वैल्यू आएगा, यू कैन यूज कैलकुलेटर, थोड़ा सा क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज करके देखना। क्लियरली इसका जो वैल्यू है वो रूट ओवर ऑफ 6 से ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर होगा क्लियरली। ठीक है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं फिलहाल, लेकिन यू कैन डेफिनेटली वेरीफाई इट। और ये रूट ओवर ऑफ 6 एक्चुअल में है क्या, रूट ओवर ऑफ 6 एक्चुअल में है क्या सर ये तो x1 ही है सर, ये तो x1 ही है। तो हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, x2 से, और हमें वो मिल चुका है, वो कि ग्रेटर देन हमें मिल रहा है किससे, x1 से। मतलब यहाँ से कौन सा पोर्शन हमसे उठाएंगे समझने के लिए कंसेप्ट को, सर हमें यहाँ से देखना है कि सर x2 जो है वो हमें ग्रेटर देन मिल रहा है x1 से। तो इसका मतलब यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, दैट इज विच इम्प्लाइज दैट, ऐसा लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1। सो नॉट ओनली दैट, यहाँ मतलब एक टर्म ऐसा कर देना होता है, फिर उसके बाद हम लोग जनरल टर्म में लिखेंगे। अगर चाहो तो सॉरी अगर चाहो तो एक और स्टेप इसको कर सकते हो, मतलब x3 इज ग्रेटर देन x2 आएगा, वो भी चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर चाहो तो दिखा सकते हो, वरना यहाँ तक सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाना है, अदरवाइज वो करके भी आ सकते हो, मतलब नो प्रॉब्लम। सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट xk plus 1 is greater than xk,
ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे ये जो प्रूफ है, इस प्रूफ को करने के लिए मैं कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ सर? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आई होप यू रिमेंबर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वही पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू दिखाया जाता है, वो मैंने दिखा दिया। अब n इक्वल्स टू k या फिर m के लिए हम लोग ट्रू मान लेते हैं, फिर n इक्वल्स टू m प्लस 1 या फिर k प्लस 1 के लिए प्रूफ हम लोग करके दिखाते हैं। तो वही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे जो है हम लोग वो फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो ये हम लोग ने एज्यूम कर लिया, ये एजम्पशन वाला स्टेप है। तो अब तुम लोग देखना यहाँ पे कैलकुलेशन का टेक्निक। सर एक्स के प्लस 1 की जगह पे फ्रॉम दिस गिवन डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन सर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स के, लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन। सर इस एक्स के को फिलहाल मैं एक्स के ही रख रहा हूं। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, चलो इसको इस तरीके से करते हैं कि एक काम करता हूं। सो इसको इस तरीके से करते हैं, पहले मैं 6 ऐड कर देता हूं दोनों साइड में, 6 ऐड कर देता हूं दोनों साइड में, कर दिया। इस साइड में 6 ऐड कर दिया, इस साइड में 6 ऐड कर दिया। तो उससे जो ये इनइक्वल टू साइन है, इनइक्वल्स टू साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ, दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 6 प्लस एक्स के, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। अब बताना सर ये एक्चुअल में क्या है? सर ये टर्म एक्चुअल में क्या है फ्रॉम दिस डेफिनेशन? सर ये तो नथिंग बट एक्स के प्लस 2 है ना, क्योंकि एक्स के प्लस 2 क्या आएगा, क्या क्या मैंने n के जगह पे k प्लस 1 पुट किया, तो ये k प्लस 2 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 प्लस एक्स के प्लस 1। तो ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में सर दिस इज नथिंग बट एक्स के प्लस 2, एंड ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट एक्स के इटसेल्फ, एक्स के प्लस 1 इटसेल्फ। सो ये यही था, प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली। कैसे, फिर से बता रहा हूँ। स्टेटमेंट हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फिर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हम लोगों का स्टेप 1 हो गया, ये हम लोगों का एजम्पशन स्टेप 2 हो गया। अब ये हम लोगों का फाइनल स्टेटमेंट इंडक्शन का लास्ट लाइन, मतलब फाइनल स्टेटमेंट प्रूफ करना, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, वो हो गया। नाउ इफ इट इज डन, सो वी कैन राइट द फाइनल स्टेटमेंट की दिस या फिर देन बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, it proves that xn plus 1 is greater than xn for all n belongs to capital N. Therefore sequence xn is a monotonically increasing sequence. xn is a monotonically increasing sequence. That's it, proved, done, right? Okay. अच्छा, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पे 6 था, यहाँ पे 7 है और कुछ नहीं। प्रूफ थोड़ा सा, मतलब रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट हमें प्रूफ करना है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी कंस्ट्रक्शन और फर्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब यहाँ तक बिल्कुल सेम तरीके से हमें प्रूफ करना होगा जिस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया। तो वहां तक मैं नहीं कर रहा, मतलब पार्ट वन सेम एज द प्रीवियस वन, राइट, सेम एज द प्रीवियस वन, पार्ट 1। मतलब कहाँ तक हमें करना है, हमें यहाँ तक प्रूफ कर देना है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा कि xn इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यहाँ तक हमें कर देना है, एकदम सेम होगा। वहाँ पे 6 था, यहाँ पे 7 है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे का पार्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लॉजिक ये है कि हमें दिखाना है कि ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज कर रहा है कि इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट है उस पॉजिटिव रूट में ये जो है ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है।
अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ये दिखाने के लिए हमें 2 पॉइंट दिखाना होता है। पॉइंट नंबर 1, सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबव हमें दिखाना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट को बाउंडेड अबव, ये दोनों पॉइंट को कंबाइन करके हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं कि सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सिमिलरली अगर हम लोग ये दिखाते हैं कि ये अगर मतलब फर्स्ट पार्ट में अगर हमें मिलता है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इन दैट केस हमें बाउंडेड बिलो दिखाना पड़ता इन ऑर्डर टू प्रूव द सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे। और ये ही लॉजिक हम लोगों ने प्रूव किया था ना इस थ्योरम में, यही तो था थ्योरम कि अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज करेगा अपर बाउंड में। तो यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबव होना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट अगर हम प्रूव कर सके देन हम कंक्लूड कर पाएंगे कि द सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सॉरी, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि द सीक्वेंस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जस्ट एज द लास्ट वन। इसको मैं, अगर तुम लोग बोलोगे तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ। राइट, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने मार्क कर दिया कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा क्लीन करके एक बार फ्रेश करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट हमें चाहिए इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये हो गया नंबर 1 डन। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट दैट इज, अभी हम लोग का टारगेट क्या है कि बाउंडेड अबव दिखाना। हमें अभी दिखाना है जैसे भी करके ये बाउंडेड अबव है वो दिखाना अभी अब जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं कि अगेन और इस रिजल्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, है राइट। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि अगेन एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस एक्स एन, राइट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देता हूँ। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा साइड चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ कि 7 प्लस दिस एक्स एन उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1। अब दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो मिल जाएगा 7 प्लस एक्स एन एंड दिस विल बी एक्स एन प्लस 1 का स्क्वायर। दिस विल बी द थिंग। अच्छा, अब एक्स एन प्लस 1 का स्क्वायर, दिस टर्म इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्स एन का स्क्वायर, क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कहने का मतलब ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि एक्स एन प्लस 1 एक्स एन से ग्रेटर होगा। तो अगर एक्स एन प्लस 1 एक्स एन से ग्रेटर है तो एक्स एन प्लस 1 का स्क्वायर भी दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दूं तो एक्स एन स्क्वायर से ग्रेटर होगा। तो उसी लॉजिक से मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, अब बीच में से मैं ये वाला पार्ट मैं गायब कर देता हूँ, बीच में से ये वाला पार्ट मैं गायब कर दूंगा। मतलब जो मैं प्रूव करना चाहता हूँ उसके लिए बीच में से ये वाला पार्ट अभी मैं ओवरलुक करूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, और मुझे मिल जाएगा सर 7 प्लस एक्स एन इज ग्रेटर देन एक्स एन स्क्वायर। अब एक काम करता हूँ, सब कुछ एक ही साइड में लेके आ जाता हूँ। सो एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन माइनस 7 इज लेस देन 0। ये हो गया डन, इज लेस देन 0, राइट। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। तो इसको हम लोग दो मतलब डेफिनेटली इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका 2 रूट हमें मिलेगा, 2 रूट्स विल गेट। सपोज दोस 2 रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ कि और, अच्छा इसके लिए क्या एक और पेज मैंने छोड़ा था, नहीं छोड़ा। और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स एन माइनस अल्फा into xn minus beta less than equals to 0, less than 0, where alpha and beta, where alpha and beta are the roots of the equation x square माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देखो हमें प्रूव करने तो वही बोला था कि इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा उस पर कन्वर्ज करेगा। तो ये मैंने लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद लिखते हैं कि वन ऑफ द रूट्स इज पॉजिटिव
एंड द अदर वन इज नेगेटिव। ये होगा, क्यों होगा मैं बताता हूं। अदर वन इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा एंड दूसरा नेगेटिव होगा। और वो क्यों होगा, देखो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें यहाँ पे मिला है कि ये जो, मतलब मैं साइड में यहाँ पे दिखाता हूँ, हमें मिला है कि xn माइनस अल्फा इंटू एक्स एन माइनस बीटा दिस इज लेस देन 0। इसका मतलब अगर दो टर्म का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली एक टर्म जो है पॉजिटिव होगा, दूसरा टर्म जो है नेगेटिव होगा, होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। तो इसीलिए हम लोग सपोज मान लेते हैं, तो अल्फा और बीटा में से कोई एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि लेट अस टेक कि अल्फा इज लेस देन 0, अल्फा को नेगेटिव ले लेते हैं, अल्फा लेस देन 0। देन अगर अल्फा लेस देन 0 है देन एक्स एन माइनस अल्फा विल बी ग्रेटर देन 0, क्वाइट ऑब्वियस, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट। एंड xn minus beta is less than 0 for all n belongs to n, obviously, right। तो इससे क्या मिल जाता है, इससे हमें मिल जाता है कि xn is less than beta for all n belongs to n। तो इससे क्या हो गया, इससे बीटा जो है हम लोग का xn सीक्वेंस का अपर बाउंड बन गया, और कुछ नहीं। क्योंकि अपर बाउंड का जिन्होंने लास्ट मतलब सीक्वेंस का फर्स्ट पार्ट देखा है उन्हें पता है कि अपर बाउंड का यही फॉर्मेट होता है कि xn लेस देन m, कैपिटल M होता है, तो m की जगह पे हमें यहाँ पे बीटा मिला है। सो व्हिच शोज दैट, इसके बाद है ना, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस शोज दैट बीटा इज एन, दिस शोज दैट बीटा इज एन अपर बाउंड ऑफ xn। This shows that beta is an upper bound of xn, ठीक है। तो इसका मतलब therefore xn is bounded above, therefore xn, the sequence xn is bounded above। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो 1 एंड 2 से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये सीक्वेंस जो है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्योंकि हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये जो है कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे, ऑन द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब बीटा पे कन्वर्ज करेगा, दैट वी हैव टू शो। मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और वो प्रूव हो चुका है, सो आई कैन राइट कि नाउ लेट, इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सो नाउ लेट लिमिट n tends to infinity, limit n tends to infinity xn equals to l मैं ले लेता हूँ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस सीक्वेंस। सो देन फिर से ये वाला रिजल्ट को मैं कंसिडर करता हूँ। देन xn plus 1 is equals to स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस xn। अच्छा, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। सो xn plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस xn। अब दोनों साइड में लिमिट लगा देते हैं। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn plus 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 7 प्लस xn। अच्छा, और अच्छा, अब देखो अगर मतलब ये तो अंडरस्टूड है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn अगर l है तो पहले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 भी l होगा। xn का लिमिट जो होगा, अगर एक और टर्म में आगे बढ़ जाऊं तो उसका भी लिमिटिंग वैल्यू l ही होगा। ये कुछ ऐसा है कि n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब एक n का वैल्यू बहुत लार्ज नंबर है, तो अगर मैं उसके साथ 1 ऐड भी कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस टर्म में, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू l ही रहेगा। एंड नॉट ओनली दैट, उसका स्क्वायर तो लिमिट का भी स्क्वायर होगा, l स्क्वायर होगा। तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा l स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये जो टर्म है इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं तो 7 तो 7 ही रहेगा और ये हो जाएगा l।
राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, और एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इसको वही सेम अल्फ़ा बीटा इसका रूट होगा क्योंकि इक्वेशन तो बिल्कुल सेम है, तो अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो एल इक्वल्स टू विच इम्प्लाइज एल इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम लोगों ने क्या लिया था कि यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस xn is positive। सर वो कहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि xn रूट ओवर 7 है, सॉरी x1 रूट ओवर 7 है, जो पहला टर्म है सीक्वेंस का वही रूट ओवर 7 है, एंड ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो नेक्स्ट टर्म है वो रूट ओवर 7 से ज़्यादा ही होगा, ग्रेटर होगा, जो उसके बाद नेक्स्ट टर्म है वो उससे भी ज़्यादा होगा, तो ग्रेजुअली बढ़ेगा वैल्यू, कभी कम नहीं होगा, तो नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का सभी टर्म्स जो है वो कंप्लीटली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव टर्म्स है। सो देयरफॉर xn सीक्वेंस xn इज पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे और थोड़ा सा कंक्लूड करना है, एंड अल्फा इज लेस देन 0, क्योंकि याद करो हम लोगों ने दो रूट यहाँ पे डिसाइड किया था, और हम लोगों ने बोला था कि वन रूट इज नेगेटिव एंड वन रूट इज पॉजिटिव, सॉरी, एंड हम लोगों ने अल्फा को नेगेटिव लिया था। सो जो दूसरा रूट है, सो इसका मतलब व्हिच इंप्लाइज दैट एल कभी भी अल्फा नहीं हो सकता है, मतलब ये जो लिमिटिंग वैल्यू है एल, ये अल्फा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्फा इटसेल्फ एक नेगेटिव क्वांटिटी है और सीक्वेंस का वैल्यूज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू वाला सीक्वेंस, पॉजिटिव टर्म्स वाला सीक्वेंस कभी भी एक नेगेटिव टर्म में कन्वर्ज नहीं कर सकता, नेवर, एंड इट इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो और भी नहीं हो सकता है, नेवर। सो इसका मतलब इट इज अंडरस्टूड, सो देयरफॉर एल हैज़ टू बी बीटा, क्योंकि एल अगर अल्फा नहीं हो सकता है तो बीटा डेफिनेटली होना पड़ेगा, सो एल इज इक्वल्स टू बीटा। सो देयरफॉर द सीक्वेंस xn is convergent and converges to कहाँ पे, to the positive root of the equation x square minus x minus 7 equals to 0 proved। थोड़ा सा लेंदी था डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट शेड्स है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, बहुत सारा अलग अलग पार्ट्स है। तो पहले हम लोगों ने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, फिर उसके बाद सीक्वेंस अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, बाउंडेड अबव है वो प्रूव करना है, फिर उसके बाद ये प्रूव करना है कि लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे जा रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू एल जो है वो बीटा के बराबर होगा, दैट ऑल्सो वी हैव टू प्रूव हियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सेम तरीके से होगा। पहले तुम लोगों को दिखाना होगा, मैं थोड़ा सा स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप नंबर वन ये रहेगा, पहले दिखाना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा, दूसरा फिर दिखाना है कि बाउंडेड अबव बनेगा, ठीक है, बाउंडेड अबव बनेगा, एंड फिर उसके बाद वही एल लेना है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू l लेना है, और वही एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन से सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा दैट यू हैव टू सी, चेक कि l का वैल्यू मतलब ये छोटा वाला इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा लेकिन कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2l, जहाँ से l का वैल्यू मिल रहा है आइदर 0 होगा या फिर 2 होगा। तो तुम लोगों को ये समझाना है कि l 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम लॉजिक से होगा, तो l का वैल्यू डेफिनेटली 2 होगा, तो इसका मतलब कन्वर्जेस टू 2। तो ज़रूर इसको करना और कमेंट करना ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कमेंट करना, और सर ये सॉल्व हो गया, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ अभी सुबह के टाइम पे, उसमें ज़रूर ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, राइट। ओके, अब ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही एक सीक्वेंस xn है, एंड इसका जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a है, एज यू कैन सी, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डायरेक्टली स्ट्रिक्टली एकदम बिल्कुल पॉजिटिव टर्म से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। एंड डिफाइन कैसे टर्म्स, n+1 इज दिस, तो थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा अलग किस्म का है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग वही सेम तरीके से सॉल्व करने का कोशिश जो है वो करेंगे।
राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो गिवन है एक्स एन प्लस वन ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन। बहुत बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे x2 निकाल के। तो x2 क्या आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 1 पुट करना है यहाँ पे, तो ए बी स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन। चलो अब चेक कर लेते हैं कि ये वाला वैल्यू क्या आ रहा है। एक वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और ये क्यों कर रहा हूँ अभी पता चलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है ना, इस चीज़ का होल स्क्वायर करना है। तो ये जो स्क्वायर रूट है बाहर में इतना बड़ा वाला, ये हट जाएगा। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस डिवाइडेड बाई ए प्लस वन माइनस x1 स्क्वायर का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, फिलहाल मैं x1 स्क्वायर लिखता हूँ, बाद में मैं x1 की जगह पे ए लिख दूंगा इन द नेक्स्ट स्टेप। तो ये क्या आ जाएगा, क्यों पता नहीं मैं इक्वल्स टू साइन क्यों नहीं दे रहा हूँ। ओके सो इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले, तो ए प्लस वन आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ से मिल जाएगा ए क्यूब और माइनस ए स्क्वायर, राइट। क्योंकि x1 का वैल्यू ए है उसी को मैंने पुट किया और कुछ नहीं। तो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और ऊपर से अगर कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ऊपर में ए कॉमन लिया जा सकता है। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन। अब देखो कंक्लूड करना है कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और ये मैं क्यों कंक्लूड कर सकता हूँ, क्योंकि सिंस सोचना क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि b इज ग्रेटर देन वन। सो सिंस b इज ग्रेटर देन वन, सो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। दोनों साइड में मैंने स्क्वायर किया और कुछ नहीं, और इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब अब समझना यहाँ पे लॉजिक, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो है, ऑलरेडी प्रूव्ड। सर ए भी ग्रेटर देन जीरो है, क्वेश्चन में गिवन था ए भी ग्रेटर देन जीरो है, ए प्लस वन भी ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स है इस फ्रैक्शन में, जितने भी टर्म्स है ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सभी ग्रेटर देन जीरो वाला टर्म है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये ग्रेटर देन जीरो ही बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है फाइनली, सो हमें यहाँ से मिल रहा है कि देयरफॉर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन x1 स्क्वायर, और हमें मिल रहा है x2 इज ग्रेटर देन x1। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस साइन डालो, नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था xn जो है, जो टर्म्स जो है वो पॉजिटिव टर्म है, तो नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे वही मतलब स्क्वायर रूट करने से जो प्लस माइनस आता है वो वाला यहाँ पे प्रॉब्लम का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि x2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1, ये हमें यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये तो वही इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप हुआ। अब इसके बाद हमें एज्यूम करना है, कि x के मतलब n इक्वल्स टू k के लिए, सो विल एज्यूम दिस। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट xk plus 1 is greater than xk for some fixed positive integer। नेक्स्ट दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, xk plus 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन xk का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और अब फ्रॉम दिस डेफिनेशन तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस xk स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन ग्रेटर देन, इसको क्या लिख सकते हैं, नहीं फिर से सेम मिस्टेक कर रहा था, मुझे इस चीज़ को बनाना है। सो व्हाट आई कैन डू, देखो समझना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं क्या करता हूँ,
एक इसके साथ ए बी स्क्वायर मैं ऐड कर देता हूँ, ए इंटू बी स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ए बी स्क्वायर पूरा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो इनइक्वलिटी साइन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं दोनों साइड में ए प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर मैंने दोनों साइड में ए प्लस वन से डिवाइड कर दिया, फिर से एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इक्वल्स टू साइन में इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो ग्रेटर देन था सो ग्रेटर देन ही रहेगा। अच्छा, एंड फिर इसके बाद दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ, दोनों साइड में मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि ये जो टर्म बन गया दिस इज नथिंग बट एक्स के प्लस टू विच इज ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड में जो टर्म बन रहा है दैट इज नथिंग बट एक्स के प्लस वन। सो अगेन बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by principle of mathematical induction, it proves that xn plus 1 is greater than xn for all n belongs to capital N। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला तो हो गया, डन, मतलब therefore और thus whatever xn is monotonically increasing। ये हो गया वन। अच्छा, और अभी हमें दिखाना है वो अपर बाउंड वाला, राइट, एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसका कैलकुलेशन करेंगे। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट इजीली। ओके, सो स्टार्ट करेंगे जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में उसी रिलेशन से, दैट इज दिस वन, ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन। बहुत बढ़िया। अच्छा, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, सो इट विल बी एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर बाई ए प्लस वन। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो ए प्लस वन इस साइड आ जाएगा इंटू एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करना है, दैट इज देखो और अच्छा, अब ये जो है मतलब एक काम करते हैं। अच्छा, दिस टर्म इज डेफिनेटली ग्रेटर देन, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, दिस टर्म इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एक्स एन स्क्वायर। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो क्योंकि ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वही सेम लॉजिक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली जो है वो एक्स प्लस वन एक्स एन प्लस वन एक्स एन से ग्रेटर होगा डेफिनेटली। तो एक्स एन प्लस वन का स्क्वायर भी एक्स एन स्क्वायर से ग्रेटर होगा, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसिडर कर रहा हूँ। तो क्या मिल जाएगा, इस ए प्लस वन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स एन स्क्वायर इंटू ए प्लस वन, राइट। ओके, तो इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए एक्स एन स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर। ये एक्स एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ और एक ए कॉमन ले लूँ तो मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, राइट, ओके। अच्छा, या फिर और एक्स एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो। ठीक है, एक माइनस साइन से दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके आगे। तो जो रिजल्ट हमें मिला है फाइनली दैट इज दिस वन कि a इंटू एक्स एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स एन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन जीरो, और ये मैं इसीलिए लिख सकता हूँ क्योंकि a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। डन, ओके। तो अब ये जो है सिंप्लीफाई हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो इससे मैं लिख सकता हूँ कि, या फिर अगर मैं लिखूँ कि एक्स एन स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, और अगर दोनों साइड में मैं स्क्वायर रूट कर दूँ सो एक्स एन इज लेस देन प्लस माइनस बी। अब लॉजिक ये है कि एक्स एन जो है कैन नॉट बी लेस देन माइनस बी, ये हो नहीं सकता क्योंकि सिंस
xn एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऑलरेडी प्रूव्ड। एंड नॉट ओनली दैट, xn का जो टर्म्स है वो पॉजिटिव टर्म्स है, xn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या फिर ग्रेटर देन 0 लिखना सही रहेगा डायरेक्टली, ग्रेटर देन 0। सो डेफिनेटली माइनस बी वाला हो नहीं सकता, तो यहाँ से जो प्लस बी वाला है वो हमें पिक करना है। सो देयरफॉर xn इज लेस देन b, xn इज लेस देन b फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये अपर लिमिट वाला हो गया। सो व्हिच शोज दैट, या फिर दिस शोज दैट the sequence xn is bounded above, is bounded above। ये नंबर 2 हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 क्या था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, 2 क्या मिला बाउंडेड अबव। इट प्रूव्स दैट the sequence xn is convergent, ठीक है। तो हमें सिर्फ कन्वर्जेंट है कि नहीं वो दिखना था, वो प्रूव करना था, वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। और अब अगर चाहो तो इसका मतलब जिस वैल्यू पे ये कन्वर्ज कर रहा है वो वैल्यू भी निकाल सकते हो और चेक करके देखना वो बी ही आएगा। और उसके लिए टेक्निक क्या रहेगा, वही सेम एल मान के हमें चलना है कि हमें एज्यूम कर लेना है कि इससे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू l, ये हमें एज्यूम कर लेना है। फिर उसके बाद इस रिलेशन से हमें जो मिल जाएगा दैट इज l इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट, फिर दोनों साइड में हमें स्क्वायर रूट कर देना है। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस 1। तो ए प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना, फिर यहाँ से एल मिल जाएगा, एक मिल जाएगा प्लस बी, दूसरा मिल जाएगा माइनस बी। माइनस बी हो नहीं सकता है सेम लॉजिक के वजह से, क्योंकि टर्म्स जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू पे वो कन्वर्ज नहीं कर सकता है। सो ऑब्वियसली जो लिमिट हो जाएगा दैट इज बी। तो दैट कंक्लूड्स योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ चुका है रिसेंट ईयर्स में, ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम 2023-24 क्वेश्चन पेपर। अब इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा कि नहीं। तो क्वाइट ऑब्वियस, और इस तरीके का क्वेश्चन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, इस तरीके का क्वेश्चन से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं। तो पहले हमें चेक करना है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, फिर उसके बाद बाउंडेड अबव वाला, एंड देन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम, जैसे मैंने बताया, 2023-24 क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके अच्छा, तो हियर xn is equals to 4n plus 3 divided by 3n plus 4। टारगेट क्या है, कन्वर्जेंस है कि नहीं चेक करना है। इसके लिए हमें पहले ये चेक करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कौन सा है। और अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमें बाउंडेड अबव दिखाना पड़ेगा, बाउंडेड अबव है कि नहीं चेक करना है। एंड अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो है कि नहीं हमें चेक करना है। बस दैट्स इट। तो फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चेक करने के लिए टेक्निक मैंने ऑलरेडी बता दिया था तुम लोगों को। सो xn ये है, ठीक है। तो xn+1 क्या होगा वो आई होप क्लियरली दिख रहा है, दैट इज 4n+1 + 3 डिवाइडेड बाई 3n+1 + 4। सो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो 4n + 7 आ जाएगा ऊपर, नीचे 3n + 7 आ जाएगा नीचे, सही है। अब इसके बाद xn+1 - xn इसको करना है, राइट। तो इसको अगर करोगे तो क्या जाएगा, दैट इज 4n +
7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 7 माइनस 4n प्लस 3n प्लस 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, सिंपली एलसीएम लेना है एंड एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस मोस्ट प्रॉब्ली, दैट इज this one and which is again undoubtedly clearly greater than 0 है। इनका कोई भी वैल्यू लो, whatever value you take for all n belongs to n, whatever value of n you take this will be greater। so इसका मतलब therefore xn plus 1 is greater than xn for all n belongs to n, which implies that the sequence xn is monotonically increasing। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बाउंडेड अबव वाला चेक करना है। तो अगर इस टर्म को हम लोग देखें, एक्सएन टर्म को, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लूँ सो दैट डिफरेंशिएट कर पाओगे। सो सेकेंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है कि बाउंडेड अबव है कि नहीं। तो उसके लिए फिर से हम लोग इस इवेंट को जो इसका जो टर्म है उस टर्म को पकड़ते हैं 4n प्लस 3n प्लस 4। बहुत बढ़िया। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें, कैसे कि सर अगर यहाँ से 1/3 कॉमन ले ले, 1/3 अगर कॉमन ले ले तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्यों ले रहा हूँ वो मैं कैलकुलेशन करने के बाद पता चल जाएगा। 3n प्लस 4 और ऊपर हो जाएगा 12n प्लस 16 माइनस 7। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4/3 माइनस 7/3 इंटू 1/3n प्लस 4। ठीक है, क्यों लिखा मैं ये, क्यों मैंने ये लिखा है वो मैं क्लियर करता हूँ कि देखो इसका मतलब ये जो टर्म है ये हमेशा 4/3 से कम ही होगा। और उसका पीछे का लॉजिक क्या है, दैट इज, सोच के देखना ज़रा, दैट इज ये जो टर्म है, ये जो माइनस के बाद ये जो टर्म है 7/3 इंटू 1/3n प्लस 4, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज अनडाउटेडली ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर 4/3 से मैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस करूंगा तो वो टर्म जो है वो हमेशा 4/3 से कम ही होगा। 4/3 से अगर पॉजिटिव क्वांटिटी कोई माइनस करोगे तो टर्म जो है ऑटोमेटिकली लेस देन 4/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस अगर अब बीच में से अगर ये पूरा पोर्शन में यहाँ से अगर मैं गायब कर दूँ ये वाला पूरा पोर्शन, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, सिर्फ यहाँ से इतना मिल रहा है। ठीक है, ऐसे काटना नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बोला, ऐसे काट दोगे तो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि सर un इज लेस देन 4/3, un इज लेस देन 4/3। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। इसका मतलब एक अपर लिमिट वाला हमें कंसेप्ट मिल गया। तो 4/3 इज एक्टिंग एज अ छत, एक्टिंग एज अ अपर बाउंड, कैपिटल M जैसा ये काम यहाँ पे कर रहा है। सो विच इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस xn था ना, मैंने लिखा पता नहीं। सो द सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव, तो 1 and 2 दोनों से, तो दोनों को मिला के जो हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिल रहा है दैट इज द सीक्वेंस और हेंस द सीक्वेंस xn is convergent। That's it। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और ये कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, लिमिट निकाल के चेक कर सकते हो, ये 4/3 पे कन्वर्ज करेगा, देख लेना है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। तो xn, अच्छा मैं इसको इंक चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये बोनस पार्ट है, ठीक है, एक्सक्लूसिव बोनस पार्ट है। तो xn क्या था, xn was equals to 4n प्लस 3/3n प्लस 4। एक काम करो, अगर मैं ऊपर और नीचे n से डिवाइड कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 प्लस 3/n एंड 3/3 प्लस 4/n। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने n से डिवाइड किया। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाला टर्म जो है, तो जैसे ही इसके ऊपर मैं लिमिट में अप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा, 1/n दोनों 1/n 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लिमिटिंग वैल्यू कितना मिल रहा है सर, 4/3, जो कि अपर बाउंड ही है, सो दिस इज द L लिमिटिंग वैल्यू, यही तो स्मॉल l है, तो लिमिटिंग वैल्यू जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। सो दिस कंप्लीट्स द एक्चुअल आंसर, पूरा आंसर मैंने यहाँ पे
कंक्लूड कर दिया। तो दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2023-24 का पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। सो अनदर क्वेश्चन, मैंने बताया था वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस कराऊंगा और जो थ्योरम्स है वो भी कराऊंगा, तो इसके लिए और कुछ नहीं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जहाँ पे xn बहुत अजीबोगरीब तरीके से द xn इज डिफाइंड। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सो हियर वी हैव xn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू 1/3 टू द पावर n माइनस 1। बहुत बढ़िया सर, ये एक जीपी सीरीज है, क्लियरली दिस इज अ जीपी सीरीज। जीपी सीरीज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है और जिसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो याद है ना, r, कॉमन रेशियो r का वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, क्योंकि देखो हर एक टर्म जो है 1/3 मल्टीप्लाई होके बन रहा है, पिछले टर्म के साथ आगे वाले टर्म के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होके बन रहा है। तो कॉमन रेशियो इज 1/3 एंड दिस is जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज का सम का जो फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, a माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस r, ये फॉर्मूला होता था किसका, सम का, इफ यू रिमेंबर, सम ऑफ द जीपी सीरीज, राइट। तो यहाँ पर भी वही सेम 1 माइनस 1/3 r टू द पावर n, 3 टू द पावर 1/3 टू द पावर n हो गया, नीचे 1 माइनस 1/3 मतलब 1 माइनस r। इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, ये नीचे 2/3 होगा, जो ऊपर 3/2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू इसको अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, दैट इज 3/2 माइनस, इस 3/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और कुछ नहीं। सो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1/2 को मैं अलग से लिख रहा हूँ, सो दिस विल बी 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1। डन, ठीक है, ये हो गया xn को मैंने थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से लिखा है। क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करके इसका लिमिट जो मैं चेक कर सकूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब लिमिट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट पे मैं चल रहा हूँ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब xn का जो रिड्यूस्ड फॉर्म मैंने बनाया है उस फॉर्म को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। सो हाफ इंटू, सॉरी 3/2 था, 3/2 माइनस हाफ इंटू 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके। सो अगर मैं अभी इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूं, पहले तो ये 3/2 के ऊपर लिमिट अप्लाई, मतलब ये तो बाहर आ जाएगा और ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ अप्लाई होगा ये 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1 के ऊपर, राइट। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा 0। और वो क्यों, मैं बताता हूँ। रीज़न ये था कि हमें पता है कि सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर n 0 होता है, कब, अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन हो तो, r का वैल्यू फ्रैक्शन मतलब 1 से कम हो तो, इफ r का वैल्यू इज 1 से कम देन दिस। और ये मैंने सीरीज का जो वन शॉट है उस पर भी मैंने इसके बारे में बताया। तो यहाँ पे सर 3/2 आ जाएगा, सिंपली लिमिटिंग वैल्यू। सो इसका मतलब डेफिनेटली दिस इज कन्वर्जेंट। सो दिस इज कन्वर्जेंट, येस इट इज कन्वर्जेंट, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कन्वर्जेंट डेफिनेटली। एंड नॉट ओनली दैट, फाइंड द लिमिट का जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द लिमिट। सो द लिमिट इज, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू 3/2। सो येस इट इज कन्वर्जेंट। अगर लिमिटिंग वैल्यू मिल रहा है तो डेफिनेटली ये कन्वर्जेंट है। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं, राइट। ओके, दो और क्वेश्चन है, मैं ये वाला करा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, और ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। दिस इज़ फॉर होमवर्क, ज़रूर कमेंट करना हुआ कि नहीं हुआ लास्ट वाला क्वेश्चन, और अगर नहीं होगा तो मैं इसको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर करवा दूंगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के पेपर में आया था, 2023-24 के पेपर में आया था। तो ये सीक्वेंस एक फाइनाइट लिमिट पे टेंड करेगा, वो हमें दिखाना है।
एंड हमें लिमिट भी फाइंड करना है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसको अच्छा ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्या, मतलब इसमें क्वेश्चन मतलब जो पैटर्न में गिवन ये शायद थोड़ा सा नया लग रहा है, अदरवाइज ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे x1 क्या है सर, √5 सर। xn+1 कैसे डिफाइंड है, xn+1 डिफाइंड है 5 + xn, इस तरीके से डिफाइंड है सर। ये तो असल में ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, हाँ सर बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन ही बन रहा है, राइट बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला या फिर ये वाला, वट एवर यू कैन से, दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो 5, 6, 7 कुछ भी नंबर हो, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो ये भी तुम लोग आराम से कर सकते हो, बिल्कुल वही सेम टेक्निक से हमें इसको सॉल्व करना है, आराम से कर लोगे, राइट। और इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 ही आएगा, राइट। 5 विल बी द लिमिटिंग वैल्यू। सो डू चेक इट एंड लेट मी नो, है ना। पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है, आराम से हो जाएगा, मतलब वही xn+1 इज ग्रेटर देन xn, ये दिखाना है फर्स्ट पार्ट के लिए, हो जाएगा। फिर बाउंडेड अबव दिखाना है ना, बाउंडेड अबव दिखाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, वही सेम टेक्निक बार बार बता रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करना। फिर उसके बाद जो करना है दैट इज लिमिट कैलकुलेट करना है। एक इक्वेशन आएगा सॉल्व करके, तो उसको देखना कि एल का वैल्यू 5 आ जाएगा, दैट इज लिमिट विल बी 5। तो इसको बिल्कुल वही सेम तरीके से सॉल्व करना, मैं ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ओके तो ये भी मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम सीक्वेंस वो मैंने सॉल्व करवा दिया, ऑल द कंसेप्ट्स कवर्ड, all the questions, theorems, everything is covered. So that's it everyone from this particular part of sequence। और यहाँ पे sequence खत्म होता है। एक लाइक ज़रूर करना, बहुत मेहनत से बना है ये वाला, एंड शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो, प्रैक्टिस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना। और बाकी जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी देखते हुए आना, एंड ज़रूर बताना कि सीरीज़ के ऊपर अगर एक मतलब अलग अलग टेस्ट से अगर लेक्चर चाहिए डिफरेंट, तो वो ज़रूर कमेंट करना एक बार, अदरवाइज सीरीज से एक 1 शॉट ऑलरेडी बना हुआ है चैनल के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।